संगम तट पर ये वो एरिया है जहां पर नहाने के लिए जगह थी और नाव कुछ इस तरह खड़ी थी, देखिए। और सिर्फ इतना सा एरिया था नहाने के लिए। जब पिछला महाकुंभ लगा था तब प्रयागराज में कुछ इस तरह की स्थिति थी, और अब जब अगली बार महाकुंभ लगेगा 144 साल बाद, तब इस वक्त धरती में जितने भी लोग मौजूद है उनमें से कोई भी जिंदा नहीं होगा उसे देखने के लिए। संगम तट पर नाव अगर कुछ इस तरह खड़ी की जाती और उसे तट से थोड़ा दूर खड़ा किया जाता तो नहाने के लिए ज्यादा जगह अवेलेबल होती। जब पिछला महाकुंभ हुआ था तब हवाई जहाज नहीं थे, और अब जब अगला महाकुंभ आएगा तो शायद हवाई कार भी आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय गंगा मैया की। तो देश के करोड़ों लोगों की तरह हम लोग भी आ गए महाकुंभ में स्नान करने के लिए। ये आप देख सकते हैं। हालांकि आने से पहले हमने पूरी रिसर्च करी थी, और जो इतने सारे हम लोग खबरें सुन रहे थे उसकी वजह से डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था। लेकिन जब यहाँ आए तो पता चला कि मतलब जितना बता रहे हैं और माहौल बना रहे हैं सोशल मीडिया में, उतना तो नहीं भीड़ हो रही है। अब गाड़ी अंदर नहीं लाने दिया जा रहा है और बहुत ज्यादा मतलब पता नहीं 10-10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। उतना ज्यादा तो नहीं चलना पड़ रहा। हम शहर के अंदर ही लाए थे गाड़ी, और हमने हवेलिया नाम की एक जगह है वहां पर अपनी गाड़ी को खड़ा कराया। वहाँ एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया था। आजकल तो इसे शायद संगम विहार नाम दे रखा है, क्योंकि मतलब बहुत लोग यहाँ से जाते हैं संगम की तरफ। और इस संगम विहार यानी हवेलिया इलाके से करीब मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर दूर होगा संगम। तो उतना तो पैदल चल रहे हैं हम, क्योंकि उससे ज्यादा गाड़ी लाने नहीं दी जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं, पीछे भी लोग हैं और फिर यहाँ भी सब जा रहे हैं। ये देखिए, इतना ही देख के आपको पता चल रहा होगा भीड़ तो उतनी नहीं है। अब सिस्टम थोड़ा मतलब कंट्रोल में आ चुका है। हालांकि हादसा हुआ था उसके बाद ही आया है, लेकिन फिर भी। तो हम लोग कुंभ कैसे पहुंचे, और अगर आप लोगों को भी आना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा। महाकुंभ पर बने सैकड़ों वीडियोस तो अब तक आप देख ही चुके होंगे। ज्यादातर वीडियो में कुंभ की तारीफ की गई होगी और कुछ वीडियोस में आलोचना। लेकिन इस वीडियो में आपको दोनों चीजें दिखाई देंगी, जो अच्छा है वो भी और जो कमियां रह गई वो भी। सबसे पहले तो ये बता दूं कि सरकार ने अपनी तरफ से बेहतर इंतजाम की पूरी कोशिश की। श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी। शुरुआत के 10-12 दिन तक व्यवस्था भी बढ़िया थी। हालांकि वीआईपी कल्चर के चक्कर में भक्तों को थोड़ी बहुत असुविधा तो हो रही थी, लेकिन फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में रही। लेकिन महाकुंभ में दिक्कत होनी शुरू हुई 27 जनवरी से, जिस दिन होम मिनिस्टर अमित शाह कुंभ स्नान के लिए गए थे। उस दिन कई घंटों तक आम श्रद्धालुओं के लिए संगम तट पर स्नान बाधित रहा। चूँकि 27 जनवरी तक मौनी अमावस्या के लिए श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था, इसलिए संगम तट पर बहुत भीड़ लग गई। जरूरत से ज्यादा भीड़ लगने का नतीजा ये हुआ कि 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन 2 जगह भगदड़ मची। संगम तट पर भगदड़ की बात तो सरकार ने भी मानी और 30 लोगों की मौत की बात उसने भी स्वीकार की। लेकिन झूसी इलाके में हुई भगदड़ की बात प्रशासन ने दबा दी। लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए दूसरी भगदड़ की बात भी लोगों तक पहुंच ही गई। इसके अलावा जो लोग घर वापस लौटे होंगे उन्होंने भी हादसे के बारे में दूसरों को बताया होगा। यही वजह रही कि मौनी अमावस्या के बाद महाकुंभ में भीड़ लगनी कम हो गई। तो ये देखिए, अभी हम लोग संगम के पास ही जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, काफी करीब है हम लोग संगम के। ऐसे सीधा जाएंगे, उसके बाद पहुंच जाएंगे। तो पहले तो यहाँ पीछे देखिए भंडारा भी एक चल रहा है, यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं और उतनी भीड़ नहीं है जितनी दिखाई जाती है। तो ये आप देख सकते हैं। वैसे मेरे भाई ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली कि यहाँ पर उतनी भीड़ है जितनी मंगल बाजार में होती है। वैसे उसने झूठ तो नहीं बोला, क्योंकि जब नवरात्रि और दिवाली जैसा कोई होता है टाइम, तो बाप रे इतनी धक्का मुक्की और भीड़ वहाँ लगती है ना कि उसके हिसाब से अभी तो ये कमी लग रही है। लेकिन जब घाट पे पहुंचेंगे वहाँ संगम पर तब असली पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही हम संगम के पास बढ़ते जा रहे हैं वैसी भीड़ बढ़ती जा रही है। वहां देख के हम लोग खाली अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, यार उतनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी भीड़ तो है। बहुत लोग आ रखे हैं। शुरुआत में आए होंगे ज्यादा, अब तो थोड़ा बाद का टाइम हो गया है, तो लोग धीरे धीरे कम आते जा रहे हैं। उस समय ज्यादा भगदड़ मचती थी। अब तो लोगों ने जब उस हादसे के बारे में सुना है तब से थोड़ा अपने दिमाग में उनके डर बैठ गया होगा थोड़ा, और खुद से भी कर रहे हैं अब। तो ये देखिए, काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में सब चल रहा है।
हम चलते हैं आगे। अब जब संगम के पास पहुंचे बताएंगे आपको कि क्या हाल चल रहा है। अब सवाल ये है कि हादसे के लिए गलती किसकी थी? हादसे की सबसे बड़ी वजह तो ज्यादा भीड़ और प्रशासन की नाकामी थी, लेकिन सरकार ने एक गलती ये भी की थी कि उसने अखाड़ों को संगम तट के पास ही जमीन अलॉट कर दी। अगर इन्हें अपना आश्रम बनाने के लिए संगम तट से थोड़ी दूर जमीन दी जाती तो संगम स्नान करने वाली जगह पर ज्यादा लोग आ सकते। भीड़ होने पर भी भगदड़ की आशंका कम होती। जब हम कुंभ स्नान के लिए गए थे तो हम उस स्पॉट पर भी पहुंचे जहां भगदड़ मची थी, लेकिन अब वहां काफी जगह खाली। दोस्तों ये वही जगह है संगम नोज के पास की, जहां उस दिन भगदड़ हुई थी, भगदड़ मची थी, लेकिन आज देख सकते हैं पूरा इलाका खाली हो रखा है। जबकि ये बसंत पंचमी से एक दिन पहले का दृश्य है। इसके बावजूद देखिए पूरा उस दिन यहाँ भगदड़ मची थी। 30 लोग, सरकार ने कहा 30 लोग मरे हैं, लेकिन ज़्यादा बता रहे हैं। जो भी है आज पूरा खाली है। बिल्कुल हम संगम के किनारे पे पहुँच गए हैं। ये देखिए संगम घाट जहाँ पे स्नान करना है वो 20 मीटर दूर है मुझसे और पूरा खाली है। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि संगम तट पर पुलिस की मौजूदगी बहुत कम थी। अगर कोई हादसा हो जाता, कुछ गड़बड़ हो जाती तो संभालने वाला कोई नहीं था। हमारे सामने एक मेडिकल इमरजेंसी का केस आया। एम्बुलेंस को वहां पहुंचने में करीब 40 मिनट लग गए। हालांकि स्नान करने वाली जगह कुछ नाव वाले और जल पुलिस के लोग मौजूद थे, लेकिन यहाँ भी एक कमी थी। तो अब मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाती हूँ कि आखिर संगम तट में जो नहाने की जगह थी उसका पूरा हाल क्या था। तो इमेजिन करिए कि ये जो शीट का कोना है ये संगम तट है और प्रशासनों ने कुछ इस तरह नाव को लगा रखा था। तो आप ये जो छोटी छोटी जगह देख रहे हैं, सिर्फ इतना सा एरिया अवेलेबल था श्रद्धालुओं के नहाने के लिए। अब यहाँ पर ना ही कोई डेप्थ था, ना पानी का फ्लो था। मतलब अब मैं ये बताऊं कि बड़ों का तो छोड़िए, बच्चों तक के घुटनों तक पानी नहीं आ रहा था। और इसका नतीजा ये हो रहा था कि लोग मतलब अच्छे से डुबकी नहीं लगा पा रहे थे और श्रद्धालु इतने इतने एरिया में नहा रहे थे। तो अब फ्लो ना होने की वजह से उनके नहाने की मतलब जितनी भी गंदगी थी सब यहीं पर ही अटक जा रही थी, जिस वजह से पानी इतना ज्यादा गंदा हो गया था, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बहुत ज्यादा गंदा हो गया था पानी और मतलब श्रद्धालुओं का मन भर ही नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर इतना कम एरिया था, ढंग से डुबकी नहीं लग रही थी, तो लोगों को फील ही नहीं आ रही थी कि हम अच्छे से नहा कर आए हैं महाकुंभ में। अब आप सोचिए कि उसकी बजाय अगर प्रशासनों ने कुछ इस तरह लगाए होता बोट और काफी ज्यादा एरिया छोड़ा होता, एटलीस्ट वहां तक जहां तक मतलब ढंग की डेप्थ होती और आराम से डुबकी लगाई जा सकती, तो लोगों का ज्यादा अच्छे से मन भरता और मतलब लगता ना कि आप महाकुंभ गए हो और आप नहा के आए हो। लेकिन उन लोगों ने ऐसा हाल कर रखा था जिस वजह से मतलब श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत है। महाकुंभ में एक कमी प्रॉपर कम्युनिकेशन की भी थी। कोई भी इस सूचना ढंग से दी ही नहीं जा रही थी। अब जैसे हमारे एग्जाम्पल ले लीजिए। हमारा प्लान ये था कि हम लोग महाकुंभ में स्नान करने के बाद रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे, लेकिन भीड़ को देखते हुए पुलिस ने अयोध्या के बॉर्डर सील कर दिए। लेकिन ये बात किसी को बताई ही नहीं गई। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारी तरह लाखों लोग प्रयागराज से अयोध्या गए, लेकिन उन्हें सुल्तानपुर में ही रोक दिया गया और वहां पर इतना ट्रैफिक जाम हो गया, लोगों को पूरी रात सड़क पर ही बितानी पड़ी। 80% जनता तो अयोध्या गई ही नहीं और सुल्तानपुर से ही वापस लौट आई। इस वक्त मैं प्रयागराज से अयोध्या जाने वाली एक रोड पर खड़ा हूँ। वैसे तो प्रयागराज से जब आप अयोध्या जाते हैं तो जो सीधा रूट है वो प्रतापगढ़ सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या का रूट है, लेकिन अयोध्या में भीड़ को देखते हुए पुलिस ने रूट डाइवर्ट किया हुआ है और इस चक्कर में ये सुल्तानपुर के बाद हम लोग सुल्तानपुर से रूट डाइवर्ट किया था, तो सुल्तानपुर से हम लोग अभी किसी फ्लाईओवर पे खड़े हैं। तो सुल्तानपुर का फ्लाईओवर है ये और आप जाम की स्थिति देख सकते हैं, ज़बरदस्त जाम लग रहा है। और एक दो बस वाले तो ये बोले थे कि हम लोग सुबह 6 बजे से खड़े हुए हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि पुलिस की तरफ से कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। जैसे अगर पुलिस वाले ये हमें बता देते कि यहाँ पे अयोध्या में जाम लगा हुआ है जिसकी वजह से हम लोग यात्रियों को नहीं जाने दे रहे हैं, तो हम लोग प्रयागराज से सीधा दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने हमें बताया नहीं, ये कहा कि आप लोग सुल्तानपुर से
अयोध्या चले जाइए, आगे 20 किलोमीटर लंबा फेरा पड़ेगा, लेकिन चले जाएंगे। लेकिन हम जब लोग यहाँ आए तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा ज़बरदस्त जाम लगा है। ऐसा नहीं है कि जाम हमारे आने के बाद हट गया हो। प्रयागराज शहर और वहां तक आने वाले रास्तों पर जाम लगातार लगा रहा। ये देखिए, अखबार में भी खबर छपी है कि 250-300 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। पुलिस 300 किलोमीटर पहले ही लोगों को वापस लौटने की सलाह दे रही थी। जहां से आए हैं वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है, और अगर आपको यहां रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। आप परिवार के साथ आए हुए हैं और मित्रों के साथ आए हुए हैं, पुनः एक बार विचार कर लें। अभी भी आपके पास आगे जाके सड़क से मोड़कर यू टर्न लेने की पर्याप्त व्यवस्था है, तो अभी आप लोग गाड़ी में बैठ के विचार कर लें। हम पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोग किसी प्रकार की समस्या का सामना करें। ये बात सही है कि भीड़ को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, खास करके तब जब लोग किसी धार्मिक आयोजन के लिए इकट्ठा होते हैं। ऐसे में पुलिस को ये ऑर्डर दिया जाता है कि फोर्स यानी लाठी का इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन अगर महाकुंभ में प्रॉपर कम्युनिकेशन होता, अखाड़ों को आश्रम बनाने के लिए संगम तट से दूर जगह दी जाती, और अगर वीआईपी के टूर को कम किया जाता तो शायद हादसे रोके जा सकते थे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।